नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। पिछला जो कुछ दिन हमारे साथ बीता है, हमने जो बिताया है, पिछले जो 10 दिन हमने बिताए हैं, जिसमें नवदुर्गा की आराधना हमने की और विजयदशमी के साथ ये जो 10 दिन का महापर्व होता है दशहरा, ये समाप्त हुआ। और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ हम अपने जीवन में पुनः उसी तरह आगे जिस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। कई लोग हैं जो अपने कार्यालयों की तरफ बढ़ गए, कई बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई की तरफ लग गए। तो एक ये जो मुख्य बिंदु हमारा होता है, हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है काम करना, इस पर हम पुनः केंद्रित हो गए हैं। और हमारी कोशिश यही रही, पूरा आराधना का जो हमारा पल बीता, इन मन से सबने भक्ति की कि हे माँ हमें शक्ति दीजिए, हे माँ आपकी भक्ति में हम लीन थे, अब एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें शक्ति दीजिए। तो चलिए, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस नए दिन में आप देख रहे हैं कार्यक्रम बिहार बिहान। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों से, यानी कि अनमोल वचन से। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आइए हमारे साथ स्वागत कीजिए। आज हमारे बीच उपस्थित है विशेष मेहमान के तौर पर, आप है तुषार कांत उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत सारी बातें हैं, ये जो ऐसा साहित्य है, भोजपुरी साहित्य एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी चर्चा करें हम कम है। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो आपके विषय में विस्तार से जान पाए। इसलिए एक संक्षिप्त परिचय, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, इन तमाम विषय पर मैं चाहूँगी कि चंद लाइनों में प्रकाश डालें आप। सबसे पहले तो दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया कि अपने लोगों से एक बार रूबरू हो सकें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। देखिए, मूलतः हम बक्सर से आते हैं। बक्सर मेरा गांव, बक्सर के बगल में एक छोटा सा गांव है मेरा, परसियाँ। छोटे से गांव से निकलकर मेरी शुरू की शिक्षा दीक्षा भी गांव के बगल में एक तिवारीपुर हाई स्कूल है, वहीं से हुई थी। फिर कुछ दिनों के लिए आरा, फिर पटना और अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई खत्म हुई। मेरे बाबूजी सेकंड क्लास के अधिकारी थे बिहार में, तो बचपन तो बड़े आराम से गुजरा। जवानी के दिनों में जब अपने पर आए तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, आर्थिक और सामाजिक दबाव था। तो ये रही मेरी यात्रा। और साहित्य तो बहुत लेट मैंने लिखना शुरू किया है। वैसे रुचि मेरी बहुत थी। मैंने, आप अतिशयोक्ति न लें तो शायद ग्रेजुएशन के दिनों में बंगाल, केरल, पंजाबी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का बहुत सा हिस्सा जो अनुदित है, हिंदी में अनुदित है, उसको मैंने पढ़ डाला था। मेरा ग्रेजुएशन साइंस से था। बाद में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में किया, एमए पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया। तो बड़ा डाइवर्स क्षेत्र रहा पढ़ाई का। पर साहित्य की रुचि मेरे बिल्कुल शुरू से थी जी, डूबा रहता था जी। जैसा कि आपने बताया कि वेरिएशंस थे आपकी पढ़ाई में, आपके इंटरेस्ट में, तो साहित्य में जो इंटरेस्ट है, क्या कोई ख़ास वजह रही? और सबसे बड़ी बात तुषार जी कि भोजपुरी साहित्य में जो इंटरेस्ट होना है, भोजपुरी साहित्य में लिखना है, तो इसके पीछे की जो आपकी मंशा रही, इसके विषय में जानना चाहूँगी। देखिए, एक तो भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। जो मेरे सोचने का प्रोसेस है वो भोजपुरी है। मैंने भोजपुरी समाज में जीवन जिया है। मेरी सारी रिश्तेदारियाँ, सारे लोग मेरे भोजपुरी बोलने वाले हैं। मैंने भोजपुरी समाज के ताकतों को भी देखा है और भोजपुरी समाज के मर्यादा के भीतर उठती हुई विडंबनाओं को भी देखा है। तो शायद भोजपुरी से बेहतर संप्रेषण का माध्यम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। कई ऐसे विचार आते हैं जिनको अनुदित करना पड़ता है। अगर हम हिंदी में लिखें तो शायद हिंदी में वो वाक्य या वो शब्द नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी, अनुभूति नहीं आती है वो। तो भोजपुरी मेरे लिए एक तो बहुत ही सहज माध्यम था जहां हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए।
दूसरी बात यह है कि देखिए लिखना क्या है। लिखना एक अगर प्रोफेशनली आप नहीं लिखते तो एक प्रसव वेदना से गुजरने जैसा है। जब आप लिखते हैं तो सृजन सुख तो मिलता है, पर उसके पहले जो द्वंद्व आपके भीतर चलता है वो जब तक आप पूरी तरह लिख नहीं लेते तब तक शायद कहीं उद्वेलन पैदा करता है, भीतर बेचैन करके रखता है। तो वो जो मेरा उद्वेलन था वो भोजपुरी में सहज निकल कर आता था। भोजपुरी के गीतों से मेरी बड़ी बहुत रुचि है। भोजपुरी साहित्य से को मैंने बहुत पढ़ा था, जितना मौका मिला तो स्वाभाविक तौर पर मेरी रुचि बढ़ती गई। और चूँकि ये जो आकर्षण है साहित्य के प्रति, न सिर्फ भोजपुरी बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य के प्रति मेरा आकर्षण था। मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल में शरद, ताराशंकर और वो जो क्लासिकल जितने राइटर्स थे, रविंद्रनाथ, उस समय में पढ़ा था। उनका अनुवाद काफ़ी है और अच्छा उत्कृष्ट अनुवाद है। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी साहित्यकार हैं, हम वहाँ अपनी बात नहीं कर रहे, ये तो छोटे में बड़ी बात हो जाएगी। आप चेखव को ले लीजिए। चेखव ने अपने लोकल भाषा में लिखा, टॉल्स्टॉय ने अपनी भाषा में लिखा। आप भारत आइए, रविंद्रनाथ ने जो गीतांजलि लिखी वो बंगला में लिखा। उनका पूरा साहित्य ऑलमोस्ट बंगला में जाता है, बाद में अनुवाद हुआ जी। और आप अमृता प्रीतम को ले लें, वो बंगला में लिखती है। टी शिवशंकर पिल्लई को ले लें, जिनकी किताब मतलब जो मानदंड स्थापित करती हैं, सभी अपनी भाषा में लिखते हैं और शायद इसलिए कि वो सहज महसूस करते हैं। जी। तो मेरे लिए भी ये सहज था अपने आप को एक्सप्रेस करना। जी। मेरी पढ़ाई का माध्यम भले अंग्रेजी रहा था, पर मेरा संस्कार भोजपुरी वाला है, इसलिए भोजपुरी में मेरी रुचि। जब हम इतिहास के दोनों की बात करते हैं तुषार जी, कई ऐसे रचनाकार रहे, कई ऐसे गीतकार रहे जिन्होंने भोजपुरी में लिखा। यदि हम भोजपुरी के मात्र गीत की बात करें, सुंदर शोभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरा प्राण बसे हिम कोहरे बटोहिया, जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। इस तरह की रचनाओं से जब भोजपुरी की शुरुआत होती है, भोजपुरी साहित्य की शुरुआत होती है, तो मैं चाहूँगी कि भोजपुरी साहित्य का जो इतिहास है इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को वो जान पाए कि कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा। देखिए, एक तो भी आपने बात कर ली जी। ये भारत का पहला राष्ट्रीय गीत था। जी। ठीक है। वंदे मातरम वंदे मातरम प्रचलित बाद में हुआ, और वंदे मातरम चूँकि आनंदमठ उपन्यास के हिस्से के तौर पर था और इसको क्रांतिकारियों ने बहुत गाया, तो उसको पहचान मिली। पर सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा उसके पहले रचा गया और उससे ज़्यादा प्रचलित था। खुद गांधी जी ने गाया था इसको। जी। जी। तो आप देख रही हैं कि बहुत गौरवशाली इतिहास तो है। और भोजपुरी एक ऐसा साहित्य है जो अपने जीवन में रचा बसा है। दुनिया का सारा कालजयी साहित्य अपने आसपास के जीवन में रचा बसा होता है। भोजपुरी के अगर गीतों को ले लें तो हमारे यहाँ संस्कार गीत हैं, वो मिथिला में भी हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कि सिर्फ भोजपुरी में हैं, पर वो संस्कार गीत हमारे जीवन को दिखाते हैं। आप शादी के गीतों को देख लें तो शादी की परंपराओं के साथ उठ रहे द्वंद्वों की भी बात करते हैं। स्त्री की जो स्थिति है, उसके जो संघर्ष हैं, उसका जो अकेलापन है, वो हमारे गीतों में बहुत दिखता है। अब भोजपुरी में मुझे लगता है महेंद्र मिश्र शायद सबसे बड़े गायक, लेखक हुए, कवि हुए। भिखारी ठाकुर हुए। शारदा सिन्हा जी ने ऑलमोस्ट सारे गीत महेंद्र मिश्र से लिए। आप देखिए, अभी चंदन तिवारी हैं, भरत शर्मा हैं, बहुत उत्कृष्ट गायक लोग हैं। ये महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर को गाते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद उतने नाम नहीं कर पाए, पर हमारे जो गीत हैं वो कहाँ से आते हैं। कई तो बड़े गुमनाम से गीत हैं जिनका लेखक कौन है पता नहीं चलता है।
संस्कारों की तो कहीं लेखक कौन है पता नहीं चलता है। आप होली गीत को ले लीजिए, होली में एक होली गाई जाती है जो मूलतः सुर की को गाते हैं हम। जी। तो भोजपुरी साहित्य बड़ा समृद्ध है। आप इसके अलावा देखिए यहाँ उपन्यास, आप कपिल पांडे कपिल का उपन्यास ले लीजिए, फुलसुंगी, जिसका अभी पेंगुइन ने अनुवाद किया है, और उपन्यासों की पूरी श्रृंखला है। यहाँ लोक गाथा और लोक गीतों की पूरी श्रृंखला है और उस पर काफ़ी काम हुआ है। भोजपुरी साहित्य के इतिहास की आप बात कर रही थी, साहित्य का इतिहास बिल्कुल संगठित भोजपुरी साहित्य का लिखा हुआ है। किस तरह आपने भोजपुरी को पढ़ा है, भोजपुरी में एक तरीके से कहिए तो बस गए आप। एक विषय जो मेरे मन में आ रही है, मैं चाहूँगी कि आप बताएं ताकि हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं लोग वो जानें आखिर क्या ऐसी वजह रही कि आपको लगा कि नहीं, मुझे भोजपुरी विषय में लिखना है, भोजपुरी साहित्य पर लिखना है। इस भाषा का चयन क्यों किया आपने? देखिए, पहले भी मैंने कहा था, मेरी ज़िंदगी भोजपुरी है, भोजपुर के गांव से आते हैं और मैंने भोजपुर की संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखा है। भोजपुरी जो समाज है उसके दर्द को बहुत महसूस किया है। हर कोई महसूस करता है, पर शायद कुछ लोग संप्रेषित कर पाते हैं उसको। भोजपुरी बहुत ही मर्यादित समाज है। भोजपुरी के लोग अभी भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब कम से कम भारत की बात तो हम लोग करते ही हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार आज भी हैं। रिश्तों का मान है, पर इन रिश्तों के मान के भीतर भी बड़े सारे संतरास हैं। आप देखते हैं, पहले लोग नौकरी करने के लिए बहरा जाया करते थे। बहरा मतलब बंगाल, कुल्टी, आसनसोल, तब वहीं चटकल हुआ करते थे, कोयले के खदान थे, फैक्ट्रियां हुआ करती थी जहां लोगों को रोजगार मिलता था। पूरे साल चले गए, साल में एक बार दो बार आए। अब उन औरतों के अकेलेपन को महसूस कीजिए। वो पूरे घर के लिए काम तो कर रही है पर उसका पति उसके साथ नहीं है। अब इसमें जब अगर श्रृंगार की भी बात होती है तो महेंद्र मिश्र जी लिखते हैं, अंगुरी में डसले बिया नंगिनिया है ए नंदी सैया के बुला दो। वो कहीं विवाहेतर रिश्तों की बात नहीं करता है, भले ही वो अगर चुहल की बात हो, मजाक की बात हो, तो ऐसे ही रिश्ते में मजाक होती है जो मर्यादित है। तो बहुत ही मर्यादित समाज है, लेकिन उसके भीतर बहुत सारे कष्ट थे। भिखारी ने इन कष्टों की तरफ बहुत नज़र उठाया। गबर किशोर उनका देख लीजिए, पति चला गया है, उसका अकेलापन है। अब वो जो महिला है, जो औरत है, वो इंतजार कर रही है। मचिया बैठल गोरी रहिया निहारे, भुइया लुटेला लंबी केसरे विदेशिया। उस श्रृंगार के जो प्रतिमान है वो बंगाल के प्रतिमान है। लोग बंगाल की तरफ जाते हैं। लंबे केशों की जो परंपरा है, मतलब जो श्रृंगार का है, तो वो अकेलापन भी है। छोटे उम्र में शादी, मेरे रिश्तेदारियों में कई ऐसे रिश्ते रहे जहाँ मेरी फुआ, मैंने बुढ़ापे में देखा था तो अद्वितीय सुंदरी थी और युवावस्था में विधवा हो गई, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ही सफल थे और ये उनकी दूसरी शादी हुई थी। बड़े घर से थे तो शादी हो गई। तो इस पर भिखारी ने भी बहुत लिखा है और ये चीज़ें बहुत कचोटती थी। मैंने अपने बाबूजी के संघर्ष को देखा था। बहुत गरीबी से उठ के आए, बड़े मितव्ययी थे। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे दिन भर मजदूरी करते हैं, पर अगर एक साल अगर खेती नहीं हुई तो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी लाला पड़ जाता था। गेहूं का भात खाते पता नहीं कितने लोगों को मैंने देखा है। पर एक दुनिया थी। होली में सब गांव आते थे, दशहरे में गांव आते थे। ये छठ शायद उस समय जब हम होश संभाल रहे थे तो नया नया शुरू हुआ था, तो लेकिन वो संयुक्त था। एक दूसरे के घर जाना आना, वो सब टूटते हुए दिखा। आज पता है शहरी जीवन और गांव के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? अकेलापन। जी।
अकेलापन एक घर के अंदर एक बिस्तर के ऊपर भी दो लोग होकर अकेले हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा संतरास है जिससे व्यक्ति गुजर रहा है। ये चीज़ें मेरी बिल्कुल अगल बगल दिखती थी। तो जो बिल्कुल अंदर तक झकझोरती हैं बातें ना, वो तभी चैन देती हैं आपको जब आप उनको कहीं एक्सप्रेस कर लेते हैं, संप्रेषित कर लेते हैं। और कहानियाँ क्या हैं? आप अपने बगल में एक व्यक्ति को देख रही हैं और उसके जीवन को आप समझ लेती हैं, लेकिन अगर उसको संघनित रूप से एक तरीके से आपको बताया जाए तो आप कराहने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, अरे इतनी तकलीफ है, इतनी संवेदना है यहाँ। वो जी रहा है पर आप उसको महसूस नहीं कर पाती। तो उन बातों को उठाकर सिर्फ आपके सामने रख देना कहने का तरीका होता है। जी। पर कहना क्या है, सिर्फ यथार्थ नहीं है। हम जो कहते हैं, हमारी जो कहानियां हैं, वो सिर्फ सच दिखाना नहीं है। नंगे को नंगा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आने वाली पीढ़ियां हमारी नंगी ना हों, उसका एक शायद समाज के लिए एक रास्ता भी दिखाती हैं कहानियां। आप अगर अनुमति दें तो मैं एक अपने कहानी का जिक्र करूंगा। ज़रूर ज़रूर बताएं तुषार जी। एक कहानी है मेरी, वो सांवली सी लड़की। ये एक लड़की है जो वैश्य वर्ग से आती है और उसको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद होता है, टॉपर है अपने यहाँ की, पर वो लड़की है। तो उसके बाबूजी चाहते हैं कि अब ये मैट्रिक कर गई है, साल इसकी शादी कर दें। तो उसको पुश करके आर्ट्स में करा लेते हैं कि अरे शादी ही करनी है ना। उस लड़की के भी कोई सपने होंगे, वो कोई सोचता ही नहीं है। अब शायद हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसा अक्सर होता था कि लड़की है तो इसकी शादी करनी है तो पढ़ा दो, वहां तक जहां तक शादी हो जाए। पर लड़की के भी कुछ सपने होंगे, वो लड़की आपके लड़के से ज्यादा बेहतर होगी, ये आपने कभी महसूस नहीं किया। अब आप देखिए, बेटा है तो उसको ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और उसको दिल्ली भी भेजेंगे, पर बेटी को गांव के बाहर भेजने में 25 बार सोचेंगे। आपकी सारी प्रतिष्ठा बेटी पर आके टिकी जाती है। उस बेटी का देखिए इस कहानी में क्या होता है। वो जो लड़की है उसकी शादी एक बड़े परिवार में तय हो जाती है। उसके माँ बाप बड़े खुश, अरे बाप रे, उस परिवार में होता है, उसका इतना बड़ी दुकान है, वहाँ ये बेचता है। और इस लड़की को वहाँ कैसा लगता है किसी ने महसूस नहीं किया। वो लड़का मैट्रिक फेल है पर बड़ी दुकान है उसकी। अब वहां जाकर वो उससे बात भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये कोई सोचता ही नहीं है। तो शादी के रिश्ते में एक लड़की का रिश्ता आप बना रहे हैं, तो अंग्रेजी में जो शब्द है कंपैटिबिलिटी, कभी आपने सोचा कि कंपैटिबल है कि नहीं? शादी उसके घर और उसकी समृद्धि और उसके परिवार से कर रहे हैं या उस लड़के से कर रहे हैं? वो जाके वहां कितनी सहज हो पाएगी? एक चेखव की कहानी है जी। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो आपने जो मुख्य बिंदुएं हैं उस पर आपने रचनाएं की हैं। किस एक समाज को जो मैसेज जाए, समाज को एक संदेश जाए, उस पे आपने रचनाएं की है। यदि देखा जाए, जैसे अभी हम कहते हैं तुषार जी कि कई आज के समय की बात हम करें तो लगभग लोग कहते हैं कि आज बहुत सारे साहित्यकार हैं, युवा जो है वो साहित्य की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये स्पष्ट मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान जितना अकेला होता चला गया, उसके मन में जो चैलेंजेस हैं, उसके मन में जो चिंताएं हैं, उसका अपना जो द्वंद्व है, वो उसने कलम पकड़कर और उसको कागज़ पर उकेर दिया है। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि मैं साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। तो शब्द एक बहुत बड़ा माध्यम रहा। आज के युवाओं को यदि हम देखें तो उन्होंने अपने अंतर्द्वंद को शब्द के जरिए कागज़ पर उकेरने की कोशिश की है। एक और कहानी का जिक्र आप करना चाह रहे थे, उसके विषय में बताएं। एक कहानी है, भोजपुरी का टिपिकल शब्द है मेहरमऊगा। जी जी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, और हर लड़के की कहानी है ये। शादी जब लड़की होकर आती है, लड़के की जब शादी हो, जब तक लड़के की शादी होती है तो वो लड़का इस परिवार का एकदम अटूट हिस्सा है। पर जैसे ही शादी होती है,
अगर परिवार के लोगों से उसकी पत्नी के रिश्ते अच्छे बन गए या परिवार के लोगों ने उस पत्नी को वैसे ही स्वीकार कर लिया तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती है। पर अगर कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो आप समझ लीजिए कि दो वॉरिंग जोन खड़े हो जाते हैं, और शायद दुनिया में घर से बड़ा संघर्ष का स्थल दूसरा कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि सारे सुख का स्थल भी अगर घर है, अल्टीमेटली हम लोग घर लौटते हैं शाम में। अगर वहाँ सब कुछ आपके अनुकूल है या आपको एस्वेज करने लायक है, आपको संतुष्ट करने लायक है, तो उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। पर अगर नहीं है तो उससे बड़ा यंत्रणा क्षेत्र भी कहीं नहीं है। तो एक लड़की अपने घर से आती है। अब अगर लड़के और उसके परिवार में कुछ बहुत सहज नहीं है, तो अगर वो अपनी माँ बाप के बारे में पत्नी से कहे तो उसको लगता है कि तो माँ बाप का ही है, बड़ा ही नहीं हुआ अभी तक, माँ का ही बेटा है। और अगर पत्नी के पक्ष में माँ बाप को कहे या माँ बहन भाई सबको कहे, तो भोजपुरी में एक बड़ा टिपिकली लोग कहते हैं कि मेहर मऊगा हो गिल बा, मऊगिए के बात सुनता है जी। अब वो लड़का जाए किधर? आप तो एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, आप लड़ भी लेते हैं, पर वो लड़का कहाँ जाए? आप सोचिए कि दो सेनाएं आपस में लड़कर अगल बगल खड़ी हैं, आमने सामने खड़ी हैं बंदूक ताने, और बीच में एक बेचारा मध्यस्थ जाता है और दोनों तरफ से आवाज आती है कि कौन जाता है, दोस्त की दुश्मन? आप बताएं वो किधर मुंह करके दोस्त कहे? इधर बोलेगा दूसरा गोली मारेगा, इसकी तरफ बोलेगा तो ये वाला गोली मारेगा। तो वो लड़का, अब ये लड़के की जो जिंदगी की विडंबना है वो इस कहानी में है कि मेहर मऊगा, और कैसे उसके घर के लोग उसको ब्रांडिंग करते हैं मेहर मऊगा करके। तो ये थी, आप कभी पढ़ें उसको। उस कहानी में आपने उन पुरुषों का जो अंतर्द्वंद है उसे शामिल किया है कि वो पुरुष क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं। वो तो पुरुष के अंतर्द्वंद उसके भीतर चलता हुआ उमड़ता घुमड़ता पूरा का पूरा संसार है। तुषार जी, बहुत सारी चर्चा हमने की, आपने कई कहानियों का जिक्र किया, एक और कहानी का जिक्र आप करना चाह रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? एक कहानी है अकत। ये अकत शहरी परिवेश में बसी हुई कहानी है, डॉक्टर्स की कहानी है। एक शादीशुदा बहुत ही खूबसूरत जिंदगी है और उसमें एक तीसरी लड़की प्रवेश करती है। और ये कहानी, अब आप सोचिए कि बहुत खूबसूरत जिंदगी है, उसमें एक तीसरी लड़की प्रवेश करती है और डॉक्टर साहब का आकर्षण उसकी तरफ होता है और वो लड़की भी आकर्षित है, और ये एक त्रिकोण बनता है। जब डॉक्टर साहब का दोस्त कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी है, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये प्रेम जो है वो कोई बरसात का पानी नहीं है कि जहाँ गड्ढा देखा वहीं जमा हो गया। ये तो पत्थरों का सीना चीर कर निकलता हुआ झरना का स्रोत है। तो सब कुछ है, पर उनकी पत्नी का अकेलापन देखिए, वो कैसे जाती है। सब कुछ सहज बाहर से दिखता है पर कुछ खालीपन है। जब डॉक्टर साहब मर रहे होते हैं तो जो उनकी प्रेयसी है, उनकी पत्नी की दोस्त जो शुरू की रही है, वो दूसरे घर में रहती है, वो बहुत सफल डॉक्टर है, पर इनकी आत्मा नहीं निकल पाती और यही पत्नी जाती है उनको उठाकर लाने के लिए कि शायद तुम्हारे लिए रुके हैं ये। तो ये जो प्रेम है, प्रेम की अनुभूति है, ये कब हो, कैसे हो, आप इसको बिल्कुल पाप की तरह नहीं दिखा सकते। बिल्कुल इसका बहुत कोई तथ्य नहीं होता ये कब होगा, किससे होगा, पर हो जाता है। और जब होता है तो कोई वश में नहीं होता। इतने सघन सब कुछ होने के बाद अगर कोई गैप हो और तब कोई किसी की तरफ आकर्षित हो, तो ये जो प्रेम कहानी है वो अपने आप में प्रेम की सहजता को स्वीकार करने की बात करती है। इसलिए शायद इस कहानी का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और भोजपुरी की करीब जितनी पत्रिकाएं हैं उन लोगों ने बारी बारी से इसको छापा। जो मर्यादित समाज है वहाँ भी लोग स्वीकार करते हैं
कि प्रेम होता है और हो जाता है। आप उसके कारण किसी को नायक और खलनायक नहीं बना सकते। प्रेम है, जी। ये कहानी थी। यदि हम आपकी कहानियों का जिक्र करें, आपकी कथाओं का जिक्र करें, कहाँ दर्शक इसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इसके विषय में क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, मेरी कहानियाँ नेट पर भी उपलब्ध हैं। एक गद्यकोश है जहाँ कुछ कहानियाँ हैं। एक ये किताब है, कहानी संग्रह है। जी। ये कहानी संग्रह नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है और ये हर जगह उपलब्ध है। क्योंकि कहानियाँ जिन पत्रिकाओं में छपी वो पत्रिकाएं तो पता नहीं कहाँ होंगी, पर नेट पर हैं, गद्यकोश में हैं। आप गूगल में सर्च करें तो मेरी कहानियों का जो रेडियो रूपांतर हुआ है वो बड़े आसानी से मिल जाता है। गाथा एक ऐप है जिसमें मेरी कहानियों का रेडियो रूपांतर है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहें तो सुन सकते हैं उसका रेडियो रूपांतर। तो इस तरह कई जगह उपलब्ध हैं ये कहानियाँ। जी, ये किताब है कुछ हमार कुछ राउर। जी। इसके विषय में कुछ बताएं सर, किस किस तरह की कहानियों का संग्रह है इसमें? देखिए, 11 कहानियाँ हैं इनमें। मैंने जिन 3 कहानियों की चर्चा की वो इसमें हैं। तो इसके बाद की कहानियाँ, 11 कहानियों के बाहर वाली कहानियाँ इसमें नहीं ली गई हैं। 11 कहानियों में कुछ कहानियाँ हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और बिहार सरकार ने इस किताब को अपने लाइब्रेरी के लिए खरीदा, नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है। तो 11 कहानियाँ इसी तरह की कहानियाँ हैं, वो सुख और दुख के बीच से गुजरती, जी। एक यायावर की नज़र से देखी हुई। जिंदगी तो हम लोग क्या है, राही ही होते हैं ना, ट्रैवल कर रहे होते हैं। जिंदगी एक उम्र से दूसरी उम्र, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव चलती है, कई अनुभूतियाँ समेटते हैं, बस उसको कहानियों में संप्रेषित कर देते हैं। कोई लेख लिखता है तो मैंने कहानियाँ लिखी हैं और वो यहाँ है। जी, यदि हम अपने भारतीय लोक संस्कृति की बात करें तो कई ऐसे लोक संगीत हैं, कई ऐसे लोक गाथाओं का यदि हम जिक्र करें, हर जगह भोजपुरी दिखता है। तो लोक गाथाओं में, लोक संस्कृतियों में कितना समृद्ध रहा है हमारा भोजपुरी साहित्य? अद्भुत। संभवतः भोजपुरी अपने लोक कथा, लोक गाथाओं में पूरी तरह जिंदा है। और आप ये हजारों साल, मतलब कम से कम आप अगर साहित्य के इतिहास को देखें, 8वीं शताब्दी में जब आप अपभ्रंश से अवहट और इसके बाद देशी बोलियों का जो विकास होता है, वहाँ से भोजपुरी के तत्व मिलते हैं। सरहपा में भोजपुरी के तत्व मिलते हैं और सिद्ध साहित्य में भोजपुरी मिलता है, गोरख साहित्य में मिलता है, नाथ साहित्य में मिलता है। पूरा का पूरा अवधि ब्रजभाषा मध्यकालीन जो भक्तिकालीन है, रीतिकाल में भोजपुरी की परंपरा मिलती है। तो अब हमारे यहाँ देखिए, लरिकायन है, बौद्धायन है, सोठी ब्रजाभार है, कई लोक गाथाएँ हैं। ये लोक गाथाएँ क्या है? लोक गाथाओं में सहलेश की कथा संकलित है। राजा सहलेश को किसी आप बड़े इतिहासकार ने नहीं लिखा, पर वो एक बड़ा संघर्ष था सहलेश का। तो लोक गाथाओं में जिंदा है। लोक गाथाओं में तो पता नहीं कितना ज्ञान छुपा है और समृद्ध है लोक कथाएं। इस पर एक जमशेदपुर में रहने वाले, यही बक्सर के रहने वाले थे, रसिक बिहारी ओझा जी, उन्होंने बड़ा काम किया। अभी उसका संकलन हो रहा है। अगर एक बार निकल आएगा तो लोक कथाओं को आप और लोक कथाओं को एक जगह देखेंगे। एक मुजफ्फरपुर में है, ब्रजभूषण मिश्र जी हैं, उन्होंने तो बहुत काम किया है लोक गाथाओं पर। तो काम हो रहा है और है, अब संकलित रूप से उसको सामने लाने की ज़रूरत है, इसकी कोशिश हो रही है। जी, यदि हम बात करें आज के युवाओं की, चूँकि भोजपुरी एक ऐसा विषय है, ऐसा मुद्दा है जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज के युवा भले ही किसी भी विषय की पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब अपने गांव समाज में आते हैं तो भोजपुरी से उन्हें जुड़ना ही पड़ता है। क्यों जानना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए भोजपुरी के विषय में, क्योंकि ये हमारी लोक संस्कृति है, ये हमारी मातृ संस्कृति है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आज के युवाओं को? आपने खुद ही कहा कि ये लोक संस्कृति है, मातृ संस्कृति है। अगर आपको अपने संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी भाषा पर गर्व नहीं होगा तो सर उठाकर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आप अपने अतीत को जान नहीं पाएंगे कि हम कितने समृद्ध बैकग्राउंड से हैं। कोई इतिहासकार आपको किसी खास मकसद से
अगर ये कहता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप जब अपनी संस्कृति को जानेंगे, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप दुनिया के सामने रख पाएंगे। आपके घरों में अगर भोजपुरी है, जिंदा है, तो आपको संप्रेषित करने का एक बड़ा माध्यम है। और भोजपुरी अकूत संपदा है, संपत्ति में साहित्य की अकूत संपत्ति है। अगर आप भोजपुरी जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। दुनिया का उत्कृष्टतम साहित्य अपने भाषा में, अपनी मातृभाषा में हुआ है। अभी मैंने चेखव की चर्चा की थी, अभी मैंने रविन्द्रनाथ की चर्चा की, अभी मैंने शिवशंकर पिल्लई की बात की। आप देख लीजिए, जितने बड़े साहित्यकार हुए हैं, सबने अपनी संस्कृति में अपने आप को एक्सप्रेस किया। आप सहज महसूस करेंगे। तो युवाओं को भोजपुरी जरूर जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इससे जुड़ना चाहिए। अपनी मिट्टी से जुड़ना आपको बहुत ऊंचाई देता है। जब पेड़ की जड़ें अपने मिट्टी के अंदर होती है ना, जितनी अंदर जाएंगी वो उतना ऊंचा जाता है, उतना मजबूत होता है जी। अपने संस्कारों से जुड़ें, अपनी भाषा से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें और उस पर गर्व करें, तो शायद आपकी ऊंचाइयों को कुछ छू नहीं पाएगा। जी। ऐसे भी एक राइटर की रचना है, उन्होंने चंद पंक्तियों में ही लिखा है, देश में जहान में करेला मन की चोरी, आ सबसे नीक लागे भैया आपन भोजपुरी। इतनी मिठास होती है, क्योंकि जब हमने देखा है जन्म से लेके, विवाह से लेके, संस्कार से लेके, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है, देह त्याग करता है, उस समय तक की गानों का जिक्र है, गाथाओं का जिक्र है हमारे भोजपुरी में। किन्हें किन्हें पढ़ना चाहिए? यदि आज के व्यक्ति जाने कि मुझे भोजपुरी को जानना है, उसे समझना है, किन को पढ़ें, किन को जानें, किन को समझें, जिससे भोजपुरी के मर्म को वो समझ पाएं? देखिए, इसमें कहीं ये तो आप बुरा न माने, मतलब ये बांधने जैसी बात है। कुछ तो हम आपको कह सकते हैं, पर तलाशी है साहित्य। आप बिल्कुल सिलवाई की तरह आप पाठ्यक्रम नहीं बना सकते कि आप इनको पढ़ें। पर आप जैसे महेंद्र मिश्र हैं, आप उनको पढ़ें, भिखारी ठाकुर को पढ़ें, और कहानियों का बड़ा संसार है भोजपुरी में, आप कहानियों को पढ़ें, उपन्यासों का। एक बार पांडे कपिल को तो जरूर ही पढ़ें, देखिए कि प्रेम कथाएं कैसी होती हैं। महेंद्र मिश्र की प्रेम की कथा है, आप उसको पढ़ें और तलाशें। अगर आपको अकूत संपत्ति मिलेगी। और अगर सिर्फ इतिहास को जानना है, तो अभी हाल ही में भोजपुरी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है, तिवारी जी ने लिखा है, हरिश्चंद्र तिवारी ने। वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और संगठित तरह से उन्होंने बात करने की कोशिश की है। ऐसे जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो छूटता तो बहुत कुछ है, शायद उसमें भी छूटा होगा, पर बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने पकड़ा है। जी, तो बहुत सारी बातें आपने बताई तुषार जी, भोजपुरी के विषय में, अपनी भोजपुरी यात्रा के विषय में, अपनी लेखनी के विषय में। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे बिहार बिहान के दर्शकों को? चलते चलते एक मैसेज क्या देंगे आप? पढ़िए, इससे बड़ा सुख और इससे बड़ा सृजन का माध्यम कुछ नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे, आदमी बनेंगे, अपने को पहचानेंगे। तो पढ़ने की परंपरा वापस हो। लड़के बच्चे पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, पर शायद दूरदर्शन और मोबाइल ने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया है। तो वापस आइए, पढ़िए और भोजपुरी साहित्य को पढ़िए। अकूत संपत्ति है साहित्य में, अकूत है, बहुत कुछ है। आप पढ़िए तो जानेंगे कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है और कितना कुछ है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए तुषारकांत जी, क्योंकि आपके माध्यम से हमारे दर्शक जो है वो बहुत कुछ जान पाए, कितना समृद्ध रहा है हमारा भोजपुरी साहित्य। आपकी किताबों का जिक्र आपने किया, आप अपनी कथाओं का जिक्र किया, कुछ कहानियों का जिक्र किया। उम्मीद है दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी और एक बहुत बड़ा मैसेज उनके बीच गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे भोजपुरी साहित्यकार तुषारकांत उपाध्याय जी से। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हमारा पता है
निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिसर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।